Hello everyone, you are listening Abhishek Jha. I welcome you all in my second part of video series related to genetics MCQs discussion. I am thankful to all of you as you love a lot my first discussion and some reviews of my juniors suggested me to kindly discuss all of the options regarding question. Dear, I will try to discuss as far as possible all the options also. Without any delay, let us start from my first question. And here is the first question is, synaptonymal complex is composed primarily of which of the following? Option A, proteins and RNA. B option A, proteins and DNA. C option A, proteins, DNA and RNA. D option A, only proteins. आपको मैं बता दूं कि synaptonymal complex begins to form during the zygotine stage, and it was discovered by the Moses and Fouquet in 1956. Moses used the spermatocyte of the crayfish and Fouquet used the spermatocyte of pigeon pea, cat, man to discover the synaptonymal complex. यहाँ पर हम बता दें, थोड़ा JRF वाले ध्यान देंगे कि ये जो synaptonymal complex है ये कंप्लीट प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है. इसके यदि और डीप में हम बात कर लें तो इसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं, तीन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है रिलेटिवली डेंस सेंट्रल एलिमेंट जिसके पास जेडआईपी प्रोटीन होता है, जिसको जीपर प्रोटीन भी बोल सकते हैं. जीपर प्रोटीन करता क्या है? इट होल्ड्स द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर अलाइनिंग देम परफेक्टली. मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अलाइन करता है एक परफेक्ट वे में. ठीक है. इसके अलावा इसके पास दो लेटरल एलिमेंट होते हैं, टू लेटरल एलिमेंट, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से जुड़े हुए होते हैं. और तीसरा होता है टू लेस डेंस ट्रांसवर्स एलिमेंट. मतलब दोनों लेटरल एलिमेंट के बीच में ट्रांसवर्स एलिमेंट होते हैं जो वर्टिकली होते हैं. ठीक है. तो लेटरल एलिमेंट जो होते हैं वो बने होते हैं कोहेसिन प्रोटीन के, और सेंट्रल एलिमेंट जो होते हैं वो बने होते हैं जेडआईपी प्रोटीन के. तो यहाँ हम लोग सीख लिए कि सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता किस चीज से है? प्रोटीन से. कौन सा प्रोटीन है? जेडआईपी और कोहेसिन. इसके अलावा हम बात कर लें कि इसका फंक्शन क्या होता है. यदि हम थोड़ा सा बताना चाहें तो इसके फंक्शन के बारे में साइंटिस्ट के बीच में अभी भी दुविधा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आखिर में करता क्या है. लेकिन जनरली कहा जाता है कि इट टेक्स पार्ट इन द रिकॉम्बिनेशन एंड द क्रॉसिंग ओवर. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया मेल ड्रोसोफिला का. मेल ड्रोसोफिला में सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है तो ये कहा गया कि उसमें रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता है. मेल ड्रोसोफिला तक तो ये बात सही था कि चलो ठीक है, सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. लेकिन कुछ सेल होते हैं जैसे म्यूटेंट ईस्ट सेल्स होते हैं, उसके पास भी सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टिल दे इंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो इस पे क्वेश्चन सवाल उठ गया कि इसका रियल में मतलब जो एक्टिविटी है, रियल में जो इसका फंक्शन है वो रिकॉम्बिनेशन वाला है या नहीं है. दूसरा, ये कहा जाता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अलाइन करके रखता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच भी इसका प्रेजेंस देखा जाता है. अब पूछा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? मैंने पिछले दिन भी बताया था कि टू कॉपीज ऑफ ए क्रोमोसोम आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट एंड द जीन ऑर्डर आर नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो इसके फंक्शन में अभी भी है, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना है कि इसका रोल क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन में है. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो यहाँ पे आंसर डी चला जाएगा, ओनली प्रोटीन्स. ठीक है. होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारी चीजें. और एक चीज और है यार, मैं बताना चाहूँगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, और इसकी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग हो जाता है 1000 एंगस्ट्रॉम का. ठीक है. तो ये भी ध्यान में रखना है आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर आरएनए एज विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस. ऑप्शन है यूरासिल, बी ऑप्शन है थायमिन, सी ऑप्शन है इनोसिन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे हम आप लोग को बताना ये चाहेंगे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं या सॉल्यूबल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. तो ट्रांसफर आरएनए के पास यूरासिल तो होगा ही होगा. आपको पता है आरएनए के पास यूरासिल होता है. किसके जगह पे? थायमिन के जगह पे. लेकिन ट्रांसफर आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके 3D स्ट्रक्चर में, जब वो 3D स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वहाँ पे थायमिन बहुत अच्छा रोल करता है उसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए. ठीक है. तो थायमिन भी यहाँ पे सही है. उसके बाद हम बात कर ले इनोसिन की. इनोसिन, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान, इसके फंक्शन को ध्यान से सुनिएगा. इनोसिन
जो होता है इसको हाइपोजेंथिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक कोड इन द उबल बेस पेयर। अब पूछा कि सर इनोसिन जो होता है वो उबल बेस पेयर में ट्रांसलेशन करता है, आखिर उबल बेस पेयर होता क्या है? आपको पता है कि जनरल जो कोडोन का जो ज्वाइनिंग था नाइट्रोजन बेसिस का, वो वॉटसन क्रिक ने दिया था। उसने बताया था एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, यदि आरएनए है तो एडेनिन यूरासिल के साथ, या फिर जी और साइटोसिन के साथ, जी साइटोसिन के साथ। तो उबल क्या करता है ना, उबल इसको क्या करता है, मिमिक करता है, बोलता है कि नहीं ऐसा ये हमेशा नहीं होगा। तो बोला कि ये होगा कैसे? जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मेस का। मेस में क्या होता है, हर एक आदमी के पास क्या होता है, एक एक थाली मिलता है खाने के लिए, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि चलो सब एक थाली में जो है एक आदमी खाना खाएगा, ठीक है। मतलब जो ट्रिपलेट कोडोन है ना वो 1 अमीनो एसिड को शो करेगा। लेकिन उबल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि यदि हमारा ट्रांसफर आरएनए कम हो जाए, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता था मेस में ज़्यादा लोग पहुंच जाते थे तो हमारे पास थाली कम हो जाती थी, तो कुछ लोग दोस्त के थाली में बैठ के खाना खा लेते थे। तो वही उबल होता है कि कम ट्रांसफर आरएनए में, ठीक है, फॉर 1 कोडोन मोर देन 1 अमीनो एसिड कोडेड, इसी को हम लोग बोलते हैं उबल हाइपोथेसिस। उबल हाइपोथेसिस 1966 में दिया था। उबल हाइपोथेसिस को और अच्छे से डिफाइन करें तो हम ये बता सकते हैं कि जब ट्रांसफर आरएनए अपने 3D कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में टर्न करता है तो उसका जो एंटी कोडॉन लूप है, आपको पता होगा कि उसका जो एंटी कोडॉन लूप है वो कर्व हो जाता है। उस कर्व के वजह से जो होता है यहाँ पे उबल बेस पेयर का जन्म होता है। मतलब द उबल हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट नॉर्मल बेस पेयरिंग कैन अकर बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस इन पोजिशन 1 and 2 of the codon and the corresponding bases 3 and 2 in the anticodon. Actually, the bases in anticodon can form non-Watson-Crick base pairing with the third position of the codon. मतलब कि इनोसिन के पास ऐसा एबिलिटी होता है कि वह किसी के साथ भी, एडेनिन के साथ भी, साइटोसिन के साथ भी, यूरासिल के साथ भी, किसी के साथ जोड़ के जो होता है ना वो अमीनो एसिड कोड कर सकता है। तो हमारे जैसे ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है कि 16 जो होते हैं ट्रांसफर आरएनए वो वूबल वाले होते हैं, मतलब वो 1 कोडन मोर देन 1 अमीनो एसिड कोडेड। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि उबल बेस पेयर जो है क्रिक ने 1966 में दिया था, और हमारा इनोसिन जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक कोड इन द उबल बेस पेयर। होप कि आपको समझ में आया होगा। मेस वाला एग्जांपल आप याद रखिएगा कि जब एक से ज्यादा दोस्त जो है एक ही थाली में साथ में खाना खाने लगते हैं तो एक ही थाली से क्या होता है, 2 लोगों का पेट भर जाता है। तो वही होता है कि वो मोर देन फॉर 1 कोडन मोर देन 1 अमीनो एसिड कोडेड। तो इसका ये बहुत अच्छा रोल है ट्रांसफर आरएनए का। तो यहाँ पे ऑप्शन यूरासिल भी सही है, थायमिन भी सही है, इनोसिन भी सही है, तो हम लोग डी लगा सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। पहला ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन और है, सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी द लोएस्ट। पहला है ह्यूमन मेल, दूसरा है मेल बर्ड, तीसरा है फीमेल ड्रोसोफिला, चौथा है बोथ ए एंड बी। चलिए पहले ऑप्शन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ह्यूमन मेल। आपको पता है ह्यूमन मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी द लोएस्ट, किसमें कम होगा, XY क्रोमोसोम में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन Y क्रोमोसोम में नहीं होता है, जिसके वजह से ह्यूमन मेल में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर सबसे लोएस्ट होता है। यदि हम मेल बर्ड की बात कर लें, आपको पता है मेल बर्ड क्या होता है, उसमें जेड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ज़्यादातर एव्स जिसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं उसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक करने का सेंस क्या है कि उसमें जेड और डब्लू फीमेल होती है, जेड और जेड मेल होता है। जब जेड और जेड मेल होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर तो होता है, लेकिन फीमेल वाला जो डब्लू होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मतलब मेल बर्ड में क्रॉसिंग ओवर होगा। उसका फीमेल ड्रोसोफिला का बात कर लें, अभी हमने साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में बताया था कि मेल ड्रोसोफिला में साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन फीमेल ड्रोसोफिला में तो होता है ना। तो आपको आंसर क्या जाएगा, ह्यूमन मेल जाएगा, मेल बर्ड और फीमेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग में प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। चार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है ईरर ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब जब डीएनए रिप्लिकेशन के बीच ईरर हो जाए, इस ईरर को कम करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। प्रूफ रीडिंग एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिसफंक्शनड हो जाता है क्या वो रिप्लिकेशन या बेस पेयरिंग, तो जिसके वजह से क्या होता है, उसमें ईरर आ जाता है जो काउज करता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ए जीनोम, और या आइदर ऑफ द सेम जीनोम और आइदर ऑफ द डिफरेंट जीनोम। तो इस तरह का डीएनए को जो कि वन लोकेशन से अदर लोकेशन के बीच मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, और ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बात कर लें, डीएनए मिथाइलेशन एंड डीएमिनेशन। तो पहला ऑप्शन है डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है? डीएनए मिथाइलेशन, ध्यान से सुनिएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच मिथाइल ग्रुप आर एडेड टू द डीएनए मॉलिक्यूल। जनरली एडेनिन एंड द साइटोसिन लेड्स टू द डीएनए मिथाइलेशन। एडेनिन और साइटोसिन का जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें क्या होता है ना, मिथाइल CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इस CH3 ग्रुप के ऐड होने की वजह से क्या होता है, कैन चेंज द एक्टिविटी ऑफ डीएनए सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस। सीक्वेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक्टिविटी ऑफ डीएनए सेगमेंट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। इसके अलावा वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है। पूछा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर, तो डीएनए से जब हम लोग मैसेंजर आरएनए का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को जो रिप्रेस करता है वो डीएनए मिथाइलेशन भी करता है। दूसरा है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, मतलब NH3 ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड कन्वर्टिंग टू द अमोनिया। तो ये जो अमीनो ग्रुप होता है, जैसे मान लेते हैं साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, इसके पास अमीनो ग्रुप पाया जाता है CAG, कैग, याद रखना, कैग के पास क्या होता है, अमीनो ग्रुप पाया जाता है। तो इसमें जब डीएमिनेशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं, यूरासिल है, यूरासिल में जब डीएमिनेशन हो गया तो वो क्या बन जाता है, एडेनिन बन गया, ठीक है। तो यदि यूरासिल का जब डीएमिनेशन हो जाता है तो वो एडेनिन बन गया, तो अब एडेनिन के पास क्या जुड़ जाएगा, गुआनिन जुड़ जाएगा। जुड़ना क्या चाहिए था, कुछ और जुड़ना चाहिए था, यूरासिल के अकॉर्डिंग जुड़ गया, एडेनिन के अकॉर्डिंग गुआनिन। तो वो क्या करता है, हमारे जो पॉइंट म्यूटेशन है एक तरह का, उसको मतलब कि उसको रूइन करता है, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट करता है, आप बोल सकते हैं। तो वो भी काउज करता है हमारा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो एरर ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, डीएनए मिथाइलेशन और डीएमिनेशन, ये चारों फैक्टर ध्यान रखिएगा। ये चारों फैक्टर जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, यूपी कैटेड BHU में कितनी बार आया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। द जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑगस्ट विस्मान। कब, 1893 ईस्वी में। एक्चुअली पार्कर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंग्लिश में रूपांतरण किया था, कन्वर्ट किया था, किसके, विस्मान के जर्मप्लाज्म थ्योरी को। कब, 1893 में। वो कहता क्या है, बोलता है कि सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल, दो तरह के सेल होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जो हेरिडिटरी मटेरियल को जो कंडक्ट करता है ना, वो गैमेटिक सेल करता है। तो इस तरह विस्मान ने चैलेंज कर दिया किसको, लेमार्क के एक्वायर्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, या पेंजेनेसिस थ्योरी ऑफ द डार्विन को। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मान, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट साइंस GRF वाले ध्यान से सुने। ए रेशियो ऑफ 2x upon 4a in Drosophila will give rise to which of the following? पहला ऑप्शन है मेटामेल, दूसरा ऑप्शन है मेल, तीसरा ऑप्शन है फीमेल, चौथा ऑप्शन है इंटरसेक्स। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ द बेंजर्स ने दिया था। कब, 1921 में। ओके, तो उसने बताया था कि सेक्स इंडेक्स जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट, मतलब सेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू x/a। यदि x/a की वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा
फीमेल। यदि x बाय ए की वैल्यू एक से ज़्यादा है, मतलब 1.33 है या 1.5 है, तो वो हो जाएगी सुपर फीमेल। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन रहता है ध्यान से। दूसरा, यदि x बाय ए की रेशियो सिंपल 1 है तो फीमेल सॉरी। इसके अलावा यदि 0.5 से 1 के बीच है, जैसे 0.67 या 0.75 है, तो वो हो जाता है इंटरसेक्स, और 0.5 होता है तो मेल, और 0.33 होता है तो वो होता है सुपर मेल। तो आप यहाँ पे देखिए 2x/4a में x बाय ए का रेशियो कितना है 1/2, मतलब 0.5, और मैंने अभी बताया 0.5 क्या करता है, मेल शो करता है। तो ऑप्शन आज मार दीजिएगा क्या, मेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए डुप्लेक्स आर हेल्ड टुगेदर प्राइमरली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन जब मेरे पास आया, एक एक क्वेश्चन मिस हो गया। क्वेश्चन है द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप प्लांट्स हैज बीन डिपिक्टेड एज बिलो। तो इसका बस ये याद रखिएगा, कोई भी प्लांट है वो सबसे पहले 2n होता है उसका, पीएमसी या फिर एमएमसी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद उसमें मियोसिस होता है तो पॉलन बनता है, फिर उसमें फिर एक्सेल्स भी होते हैं तो वो 1n आता है। फिर बाद में क्या होता है, मेल गैमेट में, पॉलन के अंदर 2 गैमेट है मान लो, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, वो 2n होता है, तो इसका आंसर डी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए डुप्लेक्स आर हेल्ड टुगेदर प्राइमरीली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड सही होता है, लेकिन मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोटेक्नोलॉजी, उसमें लिखा हुआ था कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो होता है ना, वह ज़्यादा स्टेबिलिटी डीएनए डुप्लेक्स को प्रदान करता है, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो मैं उस रिसर्च पेपर के आधार पे, जो नामी गिरामी रिसर्च पेपर है, उसके आधार पे मैं तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस लगाने बोलूँगा, लेकिन यदि एग्जाम में हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन रहे और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन नहीं रहे तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड लगाकर आ सकते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में मैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को ज़्यादा प्रधानता दूंगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस इंटरनल कट्स इन द न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है इंडोन्यूक्लियेज। आपको पता है इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, इंटरनल कट करता है। एक्सोन्यूक्लियेज एक्सटर्नल कट करता है। आरएनएज को क्या बोलते हैं, राइबोजाइम भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक तरह से न्यूक्लियेज है, आरएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ता है। डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ता है। तो इंटरनल कट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर चला जाएगा इंडोन्यूक्लियेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकक्रॉस रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बैकक्रॉस रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है F1 इंटू F1, कतई गलत, इसको क्या बोलते हम लोग, सेल्फिंग। F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट, ये भी गलत। F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, इसको हम लोग जानते हैं टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो बैकक्रॉस में क्या होता है, F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट और F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट दोनों करते हैं। यदि सिंगल सिर्फ बोलेंगे तो सिंगल नहीं, दोनों को करेंगे, या तो हम डोमिनेंट पेरेंट से भी कर सकते हैं या रिसेसिव पेरेंट से भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं बैकक्रॉस इज F1 into dominant parent and also F1 into recessive parent. Here the answer will be both B and C. Okay. एक क्वेश्चन और है, सॉरी, 26 नंबर। The one gene one enzyme hypothesis was proposed by which of the following? इसका आंसर है बिडल एंड टेटम। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमको लगता है सब लड़कों की जुबान पे ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा। तो बिडल एंड टेटम ने 1940 कहीं 1941 मिलेगा। तो इस पर जो है ना, उसने रिसर्च किया था, किस पर, न्यूरोस्पोरा पर, और उसने एक हाइपोथेसिस दिया था वन जीन वन एंजाइम का। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3, हाँ 3 या 4 मैं और बता देना चाहता हूँ। पहला है 1 म्यूटेशन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। तो वो आप लोग याद रखिएगा, किसने दिया था, गैरोड्स ने, इनवर्स एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसको भी बोलते हैं, 1902 ईस्वी में। एक वो क्वेश्चन पूछता है। एक जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, वो पूछता है, जो मिलैम्सोरा लिनी लिंसीड रस्ट पे दिया था फ्लोर ने। तीसरा दिया था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ये दिया था सिकल सेल एनीमिया इन मैन पे, किसने, इनग्राम ने, कब, 1957 में।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये 4 में से एक तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसके अंदर नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो बस साइंटिस्ट का नाम कब दिया था और इसने रिसर्च किस पर करी थी, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रेड व्हीट, जिसको हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम लोग मैक्सिकन व्हीट भी बोलते हैं। तो आपको पता है ये एलोहेक्साप्लॉइड है। एलोहेक्साप्लॉइड क्या होता है कि 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 2 सेट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 डिफरेंट स्पीसीज। तो आप पूछोगे सर ये 3 डिफरेंट स्पीसीज क्या क्या है, तो हम बोलेंगे ये एक स्पीसीज है। पूछोगे ये सर इसका सोर्स क्या है, जो एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए ट्रिटिकम मोनोकोकम वेराइटी उरार्तो। ठीक, दूसरा सोर्स क्या है, बीबी, इसका सोर्स क्या है, एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स, इसको भी याद रखना है। तीसरा है डीडी, ट्रिटिकम टॉस्चाई या एजिलोप्स टॉस्चाई, ये याद रखना है। ए बीबी डीडी तीनों का सोर्स जो है ना आपसे पूछा जाएगा, और ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एलोहेक्साप्लॉइड बनाते हैं, जिसको ट्रिटिकम लोग एस्टिवम या ब्रेड व्हीट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मॉलिक्यूलर लेवल म्यूटेशन रिप्रेजेंट्स चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, फॉस्फेट सुगर बॉन्ड ये भी नहीं होगा, बेस पेयर सीक्वेंस, आपको पता है बेस पेयर सीक्वेंस के बीच जब मॉलिक्यूलर लेवल पे म्यूटेशन होता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, और ये आंसर सही है। सुपर क्वेलिंग, सुपर क्वेलिंग नहीं होगा, सुपर क्वेलिंग इज रिलेटेड टू द डीएनए कंडेंसेशन। पैकेजिंग जब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग, तो उसमें सुपर क्वेलिंग का यूज है। ठीक है, तो म्यूटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेस पेयर सीक्वेंस। ठीक है, 29 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1952 जिंडर एंड लीडरबर्ग डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, तीसरा ऑप्शन है कंजुगेशन, चौथा ऑप्शन है सेक्सडक्शन। अच्छा, आपको हम बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेडरिक ग्रिफ्स 1928 वाला प्रिंसिपल था, जो बता रहा था कि किसी एक पार्टिकुलर मेथड से जो होता है ना, वो डीएनए जो होता है वो एक बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था। दूसरा ट्रांसडक्शन, मतलब द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरियल सेल बाय द बैक्टीरियोफाज या बाय द वायरस, इट्स कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। इसको दिया था जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पर 1952 में। ठीक है, इससे एक और रिलेटेड है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन द बैक्टीरिया बाय द कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी लीडरबर्ग एंड टेटम ने। बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा साइंटिस्ट का नाम ध्यान दीजिए क्योंकि मिलता जुलता है, एक में लीडरबर्ग एंड जिंडर है और एक में लीडरबर्ग एंड टेटम है। तो लीडरबर्ग एंड टेटम ने दिया था कंजुगेशन, कब, 1946 में, किस पर, एस्चेरेसिया कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। 29 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड होते हैं ना, उसमें क्या होता है 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हम लोग वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई तो हमको रिव्यूज दें, कमेंट दें और लाइक करें, और फ्रूटफुल अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, और जितना ज़्यादा रिव्यूज़ आएगा, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा, हम कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।